नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअल रैली की। क्या प्रधानमंत्री की ये वर्चुअल रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी के समीकरणों को ध्वस्त कर देगी? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस कड़ी टक्कर का दावा हो रहा है, कम से कम कहा तो यही जा रहा है, उसे प्रधानमंत्री मोदी के दम पर बीजेपी आसान बना लेगी? आज सवाल पब्लिक का यही है। उत्तर प्रदेश में एक ओर बीजेपी के दिग्गज अपना अपना जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश से मुकाबले के लिए करहल सीट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। क्या अखिलेश को बघेल उनके घर घेर पाएंगे? और पब्लिक का ये सवाल आज उठाएं उससे पहले देखते हैं आज की टॉप 3 हेडलाइन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी और बढ़ गई है। आज ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राजभवन से जासूसी करते हैं। उन्होंने जासूसी के आरोपी की तुलना पेगासस से की है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन भी ममता बनर्जी गवर्नर को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंची थी। आज एक बार फिर दोनों में तनातनी रसाकशी चल रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कल बजट से पहले आज आर्थिक सर्वे में इकोनॉमी में ऑल इज वेल का संदेश आया है। आर्थिक सर्वे में हमें बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन को आर्थिक तरक्की का आधार माना गया है। 2022-23 में 8 से 8.5 तक की दर से जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इस साल 9.2% की दर से बढ़ सकती है देश की इकोनॉमी, ऐसा दावा इकोनॉमिक सर्वे ने आज किया है। बजट पर कल सुबह 6 बजे से टाइम्स नाउ नवभारत ने शानदार और सरल कवरेज की पूरी प्लानिंग की है। हिंदी में बजट भाषण से लेकर बजट के एक एक टर्म को साधारण भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं हम। इसके अलावा टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट, केंद्र के मंत्री तथा दिन भर सारे ऑपोजिशन के भी, विपक्ष के भी वॉइसेस आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर अपनी बात बताते हुए नजर आएंगे। तो अब लौटते हैं आज की पब्लिक के सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में वर्चुअल रैली की। ये वो जगह है जहां जाट वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। और अगर आप ये मैप देखें तो शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर चुनाव प्रचार में मोदी की ये एंट्री में 5 जिले आज मौजूद थे। इन हालातों में यहाँ पर जाटों की एंट्री ज्यादा है, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और अखिलेश की दोस्ती पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। और जहां समाजवादी पार्टी समझ रही है कि उन्होंने हुक्म का इक्का अपने हाथ में रखा है, बीजेपी वर्चुअल रैली से प्रधानमंत्री को जब आज उतारी तो यही सोच रही है कि वो किस तरह से सीधे प्रचार से मैदान को मार लेंगे। आज बहुत बड़ी बात इस बात की है कि 5 जिलों के 22 विधानसभा के वोटर से सीधा इस वक्त साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। और इन 22 सीटों पर 2017 की विधानसभा के नतीजों को अगर हम देखें तो बीजेपी को 17, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2, आरएलडी को 1 सीट मिली थी। और ये है समीकरण। तो बीजेपी के 17, समाजवादी पार्टी के 2 और 1 इस तरह थे। और 2022 के फर्क को बताने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी की टिकटों के बहाने भी अखिलेश को घेरा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना,
वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। बीजेपी के कैंपेन में बार बार बताया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं हुई तो राजनीति के अपराधीकरण का दौर दोबारा से लौट आएगा। लेकिन जवाब अखिलेश का भी तैयार है। उन्होंने कल ही ट्वीट करके कहा कि बीजेपी की सूची में दागी उम्मीदवारों का शतक पूरा होने वाला है। उधर आज जब अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल सीट पर अपना पर्चा भरा तो बीजेपी ने चौंकते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को वहां से उतार दिया। एसपी सिंह बघेल ने भी करहल की सीट से अपना पर्चा भर दिया है। अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल सोशल इंजीनियरिंग वाला कार्ड है जो बीजेपी ने खेला है। कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं इस वक्त। और एसपी सिंह बघेल को अगर आप देखें तो मुलायम सिंह के नजदीकी होने के बावजूद उनको जब उतारा है 2015 में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे ये। और इसके अलावा बघेल धनगर जाति के हैं और धनगर को अखिलेश सरकार ने एससी लिस्ट में डाला था, तो एससी लिस्ट में डाला गया और 2017 और 2019 के चुनाव में एससी रिजर्व सीटों पर एसपी सिंह बघेल जी लड़े थे चुनाव। करहल में 38% यादवों के वोट हैं और ये इसीलिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह और उनके परिवार का गढ़ है। करहल के बीते 5 में से 4 चुनावों में एसपी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। करहल में एसपी का प्रदर्शन 2017 में 49.81% यानी कि लगभग 50% का वोट 2017 में था। 2012 में ये 47% के करीब था और 2007 में 45 के करीब। तो पोलराइजेशन जब होता है तो ये यादव बीजेपी की लहर में भी 50% वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं और शायद अखिलेश यादव ने इसी वजह से इस सीट को चुना है और करहल से इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पहली बार है कि अखिलेश जी चुनाव के दौरान बीच में घुस गए हैं, क्योंकि ये एक चैलेंज हो गया था। और चैलेंज इसलिए था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुनाव का अनाउंसमेंट किया था गोरखपुर की सीट से। वैसे जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं तो आज संसद में 2 खास तस्वीरें दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए और इसके अलावा अगर आप देखें कि जब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुलायम सिंह यादव को सहारा दिया पार्लियामेंट के एंट्रेंस पे, तो कैमरा सतर्क थे और शिष्टाचार का जो भाग था वो कहीं ना कहीं हर कैमरा में इस तरह से कैद हो गया। शायद हमेशा के लिए एक ऐसी ना भूलने वाली तस्वीर। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये तस्वीरें भी सियासी मायने रख सकती हैं। तो आज सवाल पब्लिक का और सीधा सवाल पूछेंगे आज, अब की बार जाटलैंड में मोदी फैक्टर का कितना असर रहेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर लगाकर 2017 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी? क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का बीजेपी का नारा कारगर होगा? और क्या अखिलेश को घर में घेर पाएगी
घेर पाएगी बीजेपी और उनके प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल? आज यही है सवाल पब्लिक के, और आइए आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए मिलवाती हूं हमारे इन मेहमानों से। जीवीएल नरसिम्हा राव सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद है। गजेंद्र सिंह संखला जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब आदाब, नमस्कार। तो करहल की लड़ाई शुरू हो गई, आज नामांकन पत्र भी भर दिया अखिलेश जी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि, और प्रधानमंत्री ने बिना किसी हिचक के आज ये कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, तो फिर बीजेपी का साथ दीजिए, और अगर आपने समाजवादी पार्टी को चुना तो समाजवादी पार्टी जब वापस आएगी तो प्रदेश की जनता से ही बदला लेगी। क्या आप मानते हैं कि जाटों के समीकरण से, यादवों के समीकरण से समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को अच्छी चुनौती दे सकती है? देखिए नाविका जी, आज का जो ये आपका डिबेट है वो बहुत अहम डिबेट है। आज माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शरीक हुए हैं। आज उनकी स्पीच को मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। बस उनके लिए सिर्फ एक पहली बात, एक पहले 2 लाइन का शेर कहने के बाद अपनी बात कहूंगा कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। इतने बड़े पद पर बैठे शख्स अपनी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे थे। आज मैं देख रहा था, चाहे वो माननीय अमित शाह जी हो, माननीय योगी जी हो, आज उपलब्धियों की बात नहीं करते। 5 साल जो कार्यकाल रहा, आदमी जब शासन सत्ता में होता है तो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाता है। आप देखिए ना, वो कमल के फूल को खिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में किस कदर कीचड़ पैदा कर रहे हैं और कीचड़ फैला रहे हैं। आप समझिए ना इस बात। मैं कहना चाह रहा हूं, कह रहे थे बदला लेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, जनता बदलाव के लिए बीजेपी से बदला लेने जा रही है, बीजेपी से बदला लेने जा रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, सत्ता बनाम जनता है, सत्ता बनाम जनता है। आज मैं देख रहा था कैसे नफरत का बीज बोया जा रहा, कैसे अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, और उपलब्धियां नहीं बताई जा रही थी। पिछले 5 साल के लिए मनगढ़ंत बातें वो टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए किस तरह से ये टेलीप्रॉम्प्टर जीवी जो है वो अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शायद उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इस तरीके की बात को करने वाले लोगों को जनता खारिज कर देती है। मैं कह रहा हूं ये लगातार प्लान है, ये प्लान का जो प्रोपेगेंडा है ना। आप कह रहे हैं खून की राजनीति, पता नहीं क्या क्या। मैंने तो आज 2 तस्वीरें देखी, शायद आपने नहीं देखी। आप इतने व्यस्त थे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने में कि शायद 2 तस्वीरें आपने देखी ही नहीं, मिस कर गया। ये तस्वीर है यहाँ हमारे टेलीविजन सेट पर स्मृति ईरानी जी ने चरण स्पर्श किए मुलायम सिंह जी के, और आज जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी जी ने पकड़कर सहारा देकर मुलायम सिंह यादव जी को पार्लियामेंट के एकदम सीढ़ियों से नीचे उतारा, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर इतनी दुश्मनी है कि खून खराबे वाली दुश्मनी जिस तरह से आप कह रहे हैं। क्यों जीवीएल नरसिम्हा राव, ये तस्वीरें आपने भिजवाई नहीं अजीज खान साहब को या समाजवादी पार्टी के पास? ये कह रहे हैं कि बड़ी खून पीने की एक दूसरे की कोशिश हो रही है। क्या इतना ज्यादा लड़ाई है, इतनी ज्यादा तलवारें खिंची हुई हैं दोनों खेमों के बीच में कि शिष्टाचार सब भूल गए हैं और आज सिर्फ तीर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर? नाविका जी, आपको दर्शकों को नमस्कार। हम शिष्टाचार, हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी कोई हिम्मत भी नहीं करना चाहिए हमको शिष्टाचार सिखाने की। और माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय नड्डा जी हो, हमारे नेता सभी
कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके कार्यकाल में जिस प्रकार गुंडा राज चला प्रदेश में, किस प्रकार भेदभाव हुआ विकास के क्षेत्र, विकास के विषय में, कैसे आपने एम्बाय राजनीतिक समुदाय बिठाने के लिए, इक्वेशन बिठाने के लिए आपने बाकी समुदायों के साथ कैसा अन्याय किया है, ये कहना ये भी कोई शिष्टाचार की कोई कमी है इसमें? ये लोकतंत्र में और चुनावों में हम जनता के सामने असलियत प्रस्तुत करना हम सबका केवल अधिकार नहीं, हमारे दायित्व है। और गुमराह कौन कर रहे हैं भाई साहब? गुमराह आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके नाम में ही जनता को गुमराह करने वाली बात है। आपके और समाजवाद से आपका क्या ताल्लुकात है? आपका नाम होना चाहिए जातिवाद पार्टी, आपका नाम होना चाहिए सांप्रदायिक पार्टी, एसपी सांप्रदायिक पार्टी, आपका नाम होना चाहिए तुष्टीकरण की पार्टी। पर लेकिन आप अपने आप को सांप्रदायिक, अपने समाजवादी के नाम पर इन सब पर एक तरह से सील लगाने की आपने एक षड्यंत्र किया है। गुमराह आपने किया है, हमने नहीं किया है। हमारी उपलब्धियों की ढेर सारे उपलब्धियां हैं, जनता ने खुद महसूस किया है। क्या 1.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फायदा मिलना, क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या 2.5 करोड़ लोगों को पीएम किसान के सम्मान निधि के तहत सहायता मिलना, क्या ये असलियत नहीं है? क्या राष्ट्रीय जो रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज का निर्माण दुगना हुआ पिछले 6-7 सालों में, क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या 14.5 करोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग 1.5 साल से अनाज मुफ्त दिया जा रहा है ताकि उनको, पर इसकी बात ना समाजवादी पार्टी करती है ना बीजेपी करती है। और गजेंद्र सांखला जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, अगर अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी की लिस्ट है और शतक पूरा होने वाला आपराधिक कैंडिडेट्स का, दूसरी तरफ बीजेपी उन पर प्रहार करती है और कहती है कि ये आएंगे तो अराजकता वापस आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनाव किस पर होगा? उपलब्धियों पर? और उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या जिस तरह से कानून व्यवस्था का दौर रहा है इस पर होगा, या जो केसेस हैं दोनों तरफ के प्रत्याशियों के उस पर होगा? किस पर होगा ये चुनाव? देखिए नाविका जी, लोकतंत्र का ये बहुत सीधा सा एक फंडा है जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया है, 7.5 साल से केंद्र के अंदर राज कर रही है। जिन बातों को लेकर के जनता के बीच में गए थे, जिन बातों को लेकर के जनता से इन्होंने समर्थन हासिल किया, आज उस पर ये काम खड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। केवल एक ही काम है, आप इनका किसी का भी स्टेटमेंट देखकर सुन लीजिए, 4 लाइन के अंदर ये भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस कोविड काल की महामारी के अंदर अपनों को जिस तरह से खोया है, जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर इसका काला चेहरा गंगा के अंदर तैरती हुई लाशें पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने देखी है, किस तरह से लाशों को जानवर नोच रहे थे, किस तरह से कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए गए, किस तरह से महंगाई से अस्वस्थ है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आज उज्ज्वला योजना के अंदर दिए हुए सिलेंडर घरों की अलमारियों में पड़े हैं, पूरे गांव के अंदर धुआं हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपए के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति सिलेंडर भरा नहीं सकता। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार। पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का नाम लिया ही कब? अजीज खान साहब, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ है या अखिलेश यादव के साथ है? गजेंद्र सांखला जी समझ रहे हैं कि ये प्रियंका जी बहुत आगे बढ़ गई हैं चुनाव के इसमें, सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ जी से अगर कोई ले रहा है तो वो प्रियंका जी हैं। आप सहमत हैं उनकी बातों से? देखिए नाविका जी, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव
आप ये समझिए एक तरफा है। बीजेपी कहीं दूर दूर तक स्टैंड नहीं कर रही, इसलिए बीजेपी और लड़ाई में कांग्रेस? ही नहीं है। और अगर कांग्रेस? अरे सुनिए ना, अरे भाई जब बीजेपी लड़ाई में नहीं तो कांग्रेस कहां से आ जाएगी? मैं क्या जानना चाह रहा हूं, अभी देखिए अमित शाह जी ने एक बयान दिया था 2-3 दिन पहले, कहा था साहब जयंत जी मेरे साथ आ जाएं, नौजवान है। आदमी घबराहट में, परेशानी में तो ऐसे बयान देता है ना, जब वो जानता है कि कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब नहीं बचा, आईसीयू में हम चले गए हैं। तो जब ऑक्सीजन की तलाश में होता है इंसान तो ऐसे स्टेटमेंट देता है। तो जाहिर सी बात है, जब आज बीजेपी स्टैंड नहीं कर पा रही है क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। आज आप देखिए ना, इनके जो विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कैसे उनको दौड़ाती है वो जनता, कैसे उनका विरोध करती है। ये मुझे लग रहा है अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करके जनता आज चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। इसी घबराहट की वजह से ये जो नफरत का बीज बो रहे हैं, जिस तरीके से इनके छोटे से बड़े जो भी नेता है वो नफरत का झोला जो है, अगर यही बात है खान साहब, अगर यही बात है तो कड़हल ही क्यों? कहीं से भी लड़ लेते अखिलेश भैया, कहीं से भी लड़ लेते, जीत जाते, तो फिर कड़हल ही क्यों, मैनपुरी ही क्यों गए? जीवीएल नरसिम्हा राव वही, अरे मैं कह रहा हूं ना, अरे नाविका जी आपने मुझसे सवाल किया, पूछ लेना। जब आजमगढ़ से लड़ रहे थे, जनता ने डिबेट को दौड़ाया, सुनिए, अरे मैम सुनिए, अरे भाई सांसद महोदय जीवीएल साहब आपकी बात तो हमने सुना है। नहीं, अरे नहीं सर, 10 सेकंड और दे दे। मुझसे पूछा है अजीत जी, सुन लीजिएगा, उनसे मुझसे पूछा है, बोलिए। नहीं मुझसे पूछा है, सुन लीजिएगा, जवाब सुनिएगा। नहीं, आप अभी कह रहे थे जनता दौड़ा रही है, जनता किसको दौड़ा रही है? आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था पहले? मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा मुझे लड़ना है क्या नहीं लड़ना है। तब हम सबने समझा कि वो आजमगढ़ की जनता से परमिशन मांग रहे आजमगढ़ से लड़ने के लिए किसी विधानसभा से, पर लेकिन वो चले जाते हैं मैनपुरी लोकसभा। क्या आजमगढ़ की जनता ने उनको दौड़ाया है? यहां नहीं चाहिए भाई साहब, अब भैया आप चले जाओ यहां से। क्या दौड़ाया किसने है? क्यों वो चले गए दूसरे विधानसभा में? क्यों ऐसे क्षेत्र ढूंढते गए जहां सबसे ज्यादा संख्या में उनकी अपनी समुदाय है? क्या वो बाकी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता सर मुझे, मैम 10 सेकंड मुझे दे दे बात करने के लिए। मालूम है कि हमें अपने एमवाई के बाहर कोई वोट नहीं देगा। नहीं, अजीज खान साहब आप जरूर जवाब दीजिए, पर इस बार तो लड़ाई इस बात पर है कि 10 सेकंड बोलना है कि 5 साल बोलना है। मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं। देखिए 2-3 बातें हैं। अभी जीवीएल साहब ने बोला, मैं कह रहा हूं कि योगी जी को लेके ये योगी जी कहां लिए झोला सब घूम रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो तो उनको आपने भेज दिया गोरखपुर, उनसे भी सवाल कर लेते एक बात। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, वादा करता हूं, दावा है मेरा कि हमारे नेता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरी मांग थी उनकी, हर विधानसभा के लोग कह रहे थे साहब मेरे यहां आओ। ये हमारे नेता चुन नहीं पा रहे थे। मैं बताऊं, जब उस दिन आजमगढ़ की बात हो रही थी और तो यही नाविका जी से बहस हो रही थी, कह रहे साहब मुस्लिम सीट है, अब यहां आ रहे तो कह रहे अपना गढ़ है। अरे साहब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना है। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि योगी जी को आपने गोरखपुर क्यों भेज दिया? क्योंकि गोरखपुर में तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने मेट्रो का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, पता नहीं फूड पार्क बनाएंगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और रामगढ़ ताल के चारों तरफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उन्होंने तमाम वायदे किए थे, वो सब वादा पूरा नहीं कर पाए। अब वो तो कहीं ना कहीं वो एक मुसीबत में फंस गए। हम जानना चाहते कौन सी दुश्मनी आप माननीय योगी जी से आप लोग निभाना चाहते हो? कौन सी दुश्मनी उनसे कि आपने उनको गोरखपुर भेज दिया? अरे भैया आप अयोध्या रहने देते, उनका बड़ा मन था अयोध्या से चुनाव लड़ने। चलिए सवाल ये पूछते हैं आशुतोष जी, ये अब मुद्दा खड़ा हो गया है कि अगर योगी जी गोरखपुर गए हैं तो बीजेपी उनका कुछ प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रही है, और बीजेपी कहती है कि ये आजमगढ़ छोड़कर जब कड़हल चले गए हैं तो इनकी अपनी डर का स्वभाव है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि 2017 का अगर चुनाव देखें तो 2012 और 2007 से ज्यादा परसेंटेज वोट समाजवादी पार्टी को मिली थी कड़हल में, और तब दौर था बीजेपी की हवा का। 312 सीटें आई थी बीजेपी की। उस दौर में तकरीबन 50% वोट पड़े थे समाजवादी पार्टी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यही 50% का कैलकुलेशन है जिसकी वजह से अखिलेश यादव गए हैं, या इसमें कैलकुलेशन ये है कि अलीगढ़, कानपुर, आगरा जैसी जगह पर प्रभाव होता है
मैनपुरी की सीट पर लड़ने का, और ये एक अपनी पूरी फोर्ट्रेस या अपना किला बांधने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जब उन्होंने आज करहल से अपना पर्चा भरा। नाविका जी, ना तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर की सीट हारने वाले हैं और ना ही अखिलेश यादव करहल से चुनाव हारने वाले हैं। जो गोरखपुर की अर्बन की सीट है वो 2000 बल्कि 1991 के बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व के समर्थक लोगों के साथ बनी हुई है। इनके पहले के जो वहां आरएमडी अग्रवाल साहब थे वो 2002 से लगातार उस सीट को जीत रहे हैं। और जब 2012 में जब गोरखपुर में जब 2012 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिला था। तो इसलिए दोनों नेताओं के हारने की कोई उम्मीद कम से कम मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अब कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले कुछ भी कहते रहे, मुझे उस पर यकीन नहीं। 2-3 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बात है, और मुझे लगता है कि जो अब मौजूदा चुनाव जिस दौर में पहुंच चुका है उसमें जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, अब दरअसल इसको थोड़ा सा उलट देना चाहिए और कहना यह चाहिए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो लोग इस सच्चाई से आंख मोड़ रहे हैं, दरअसल उनको निराशा हो सकती है। सिर्फ पिछले 3 दिन का वाकया मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में गए थे, वहां पर उनके ही अपने गांव के लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया वो सब वीडियो अवेलेबल है। स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों खतौली गए थे और वहां पर उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो भी उपलब्ध है। संगीत सोम आज की तारीख में आज का वीडियो उपलब्ध है, उसको भी अगर आप देख ले तो वहां पर भी वो वीडियो उपलब्ध है। मैं 3 दिन के बारे में बात कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, उनके नेताओं को उनके अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर क्यों इतनी ज्यादा आक्रोश गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, यह अपने आप में चिंता का सबब ये नरसिम्हा राव के लिए भी होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होना चाहिए। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं और आपके चैनल में 3 महीने से मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है। और यही कारण, और कोई कारण नहीं है, कि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, अमित शाह ने जहां जहां डोर टू डोर कैंपेन किया है वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। दिल्ली के अंदर उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर किया, वहां उनको सिर्फ 75 सीटें मिली। मुझे अब यह लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर चाहें और उनकी वही अकेले शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं। दूसरे किसी शख्स के अंदर, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे जीवीएल नरसिम्हा राव हो, इन लोगों के अंदर ना तो वो बूता है, ना वो करिश्मा है, ना वो लोकप्रियता है जो बीजेपी को जिता सकते हैं। चलिए, जीवीएल नरसिम्हा राव हाथ उठा रहे थे, जवाब दे दीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव। इसके बाद में आती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास। पर नरसिम्हा राव जी, चुनौतियां सिर्फ अजीज खान साहब बड़ा स्माइल कर रहे हैं, बड़े खुश हैं कि आशुतोष जी ने ऐसा बीजेपी के बारे में कहा है। मैं जमीनी हकीकत को जानता हूं नाविका जी, जमीनी हकीकत को जानता हूं। नाविका, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। नाविका, एक चीज मैं अजीत साहब के कहने के पहले मैं बता दूं कि ये वही समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की सरकार थी जिसने आशुतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और गिरफ्तारी करने के लोग भेजे थे। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपसे ज्यादा अनबायस्ड विश्लेषज्ञ कोई है नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये ऑन रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। 2 दिन के लिए हम और राजदीप दोनों अंडरग्राउंड इसलिए थे कहीं ऐसा ना हो पुलिस आके हमें गिरफ्तार कर ले। ये फैक्ट, मैं सिर्फ फैक्ट आपके पास रख रहा हूं बस। नरसिम्हा राव जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, इतने इनके साथ इनके साथ बदसलूकी करने के बावजूद भी आशुतोष जी का मन वहां है, तो मैं क्या करूं? उनको बीजेपी अच्छी नहीं लगती है। देखिए, कम से कम मोदी जी को आपने बख्श लिया, तो इसके लिए धन्यवाद आशुतोष जी। और बाकी सारे जितने नेता का आपने नाम गिनाए, योगी जी बहुत ही पॉपुलर नेता है, अमित शाह जी का पूरे देश में और हर कितने प्रदेश उनके नेतृत्व में हमने देश को भी जीता है। तो इसलिए आपका विश्लेषण में आप निष्पक्ष मानते होंगे, लेकिन जनता ऐसे नहीं मानेगी। और जहां तक कुछ विधायकों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ, ये राजनीति है भाई। ये विपक्षी दल जिस प्रकार की साजिश करते हैं, एक पत्रकार के नाते आप जानते हैं, 200-400 लोगों को इकट्ठा करके अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगवाना ये छोटी बात है, कोई भी कर सकता है। ऐसे राजनीति हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल करते हैं। तो इसलिए आप उसको देखकर, वीडियो को देखकर उसको बहुत संतुष्ट, उसके आधार पर आप विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पुराने विश्लेषण की तरह ही साबित होगी। क्योंकि आप में किसी ने
2014 में हमको उत्तर प्रदेश में 53 सीट, हमको 73 सीट्स मिले थे। हमको 71 बीजेपी को अकेले और 73 हमको मिले थे, लेकिन आप कोई 20 देने के लिए तो राजी नहीं थे। 2019 में सपा बसपा साथ आए तो आप सब ने हमारा लगभग भारतीय जनता पार्टी का दुकान बंद आपने खुद तय कर लिया था। तो इसलिए इस बार भी आपका विश्लेषण गलत साबित होगा। बट लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम एक न्यूट्रल होने की आपको एक प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों को योगी जी अनपॉपुलर है, अमित शाह जी अनपॉपुलर है, इस प्रकार का दावा, इस प्रकार का विश्लेषण मैं आपसे विनती करता हूं आशुतोष जी, आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। हर एक आप दबाव ना डालें नरसिम्हा राव जी, आप दबाव ना डालें। उनके विश्लेषण के हिसाब से उनको लगता है, दबाव डाल सकता हूं। नहीं, उनके विश्लेषण के हिसाब से उनको लगता है कि बीजेपी कहीं है ही नहीं। अजीज खान साहब भी यही कह रहे हैं। तो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप भी सहमत हैं? अगर अजीज खान साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो कहीं दौड़ में है ही नहीं, और अगर बीजेपी नहीं है तो कांग्रेस कहां से होगी? उन्होंने तो कह दिया ये एक तरफा चुनाव है, बाकी कोई कहीं है नहीं, नंबर 1 से नंबर 100 तक सिर्फ समाजवादी पार्टी है। तो मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो बार बार अखिलेश जी ट्वीट क्यों करते हैं? हर ट्वीट योगी आदित्यनाथ का जवाब क्यों देते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। तो अखिलेश यादव ने कल कहा बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने जा रहा है। अब अगर दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रतिस्पर्धा तो है ना कहीं, फाइट तो है ना कहीं। यहाँ आप भी मानते हैं कि 1 से 100 तक समाजवादी पार्टी बीजेपी कहीं है ही नहीं? नविका जी देखिए, मैं जमीन पे ही हूँ चुकी, तो मुझे ये भ्रम नहीं हो सकता है कि लड़ाई जमीन पे कैसे हो रही है। अब 2 चीजें मैं बताता हूँ, दर्शक ध्यान से सुने टाइम्स नाउ नव भारत के, क्योंकि दोनों में तथ्य बताने जा रहा हूँ। करहल, मैनपुरी और गोरखपुर शहर, गोरखपुर की जो सीट है, इन दोनों में बिना संदेह दोनों नेता जीतने जा रहे हैं। न तो एसपी बघेल अखिलेश यादव को कहीं दूर दूर तक हरा पाएंगे, न योगी आदित्यनाथ को कोई भी लड़ जाए, 2-4 से मिल के लड़ जाए तो भी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन दोनों जगह में एक बेसिक फर्क है, और यही बेसिक फर्क भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति में है। जिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद, राजपूत होने, क्षत्रिय, ये सब आरोप लगते हैं, उनकी जिस विधानसभा से वो लड़ने जा रहे हैं वहां 5% से भी कम राजपूत मतदाता है। इसको ध्यान से सुनना चाहिए और लिखना चाहिए आंकड़े के तौर पर। और जिस करहल से लड़ने जा रहे हैं कौन, अखिलेश यादव, वहां 35% से ज्यादा सिर्फ यादव मतदाता है। तो आप समझिए कि दोनों की राजनीति का फोकस कहां है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो वो सीट है वो 90s से शुरू हुई तो वो हमेशा हिंदुत्व के उसी पे गई, उसी पर गई, उसी पर चुनाव जिताती रही। ये तो हुई पहली बात। दूसरी जरूरी बात, संयोग से जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में वो खबर आई, वीडियो चला, उस वक्त मैं संयोग से प्रयाग में ही था। अब उसके बारे में चूंकि दिल्ली से बैठ के नहीं पता चलता है, खबरें आई चली गई, किसी ने कुछ भेज दिया, मैं चूंकि संयोगवश वहीं था। जो राजीव मौर्य जो जिला पंचायत और जो उसके खिलाफ लड़ा, जो लड़ा समाजवादी पार्टी का नेता था, वो गायब हुआ और उसके घर मिलने के लिए केशव मौर्य गए। रास्ते में जो विरोधी प्रत्याशी था उसके घर की महिलाओं ने नारेबाजी की और गायब हो गए। माफी किसने मांगी? केशव मौर्य ने नहीं मांगी, उनके घर के लोगों ने मांगी जिसके घर वो गए थे। तो जनता दिल्ली से नहीं देखती, जनता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखती है, और सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने देखा। ये तो हो गए 2 तथ्य। अब मूल बात ये कि क्या उत्तर प्रदेश में सचमुच अखिलेश यादव इतने नजदीक पहुंच गए? मुझे लगता है कि अभी जब ये 10 और 14 तारीख के चुनाव होंगे, जब ये, मुझे याद आता है कि 2017 में नरेंद्र मोदी बनारस रुक गए थे, आपको याद होगा, रोड शो भी उन्होंने किया था। तो सारे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार कह रहे थे कि मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म, अब पूर्वांचल में कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा पूरी मंत्रियों की टीम लगा दी। उस वक्त अगर ध्यान में हो तो 4-4, 5-5 मंत्री बनारस में डेरा डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की ये शैली है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव लड़ती है, चाहे कहीं चुनाव जीते या हारे,
और जिस पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है वहां 3 से 77 हुए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीके और उसमें मोदी और शाह का ब्रांड, ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। हाँ, एक चीज से मैं सहमत हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कोई वोट खींचने वाला है तो आज भी वो आदमी नरेंद्र मोदी है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% अतिरिक्त वोट बना हुआ है, टिका हुआ है। बहुत आंकड़ों के साथ जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने समझाया वो शायद जनता देख रही है, सुन रही है, लेकिन जनता के सवाल है, पब्लिक के सवाल हैं। और नरेंद्र सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, दुर्गेश त्रिपाठी लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल और फिर जवाब लेंगे जिनको इन्होंने सवाल पूछे हैं उनसे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि यूपी जैसे बड़े राज्य में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच दिख रही है, इसमें कांग्रेस कहां पर है? नमस्कार, मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी और मोदी जी की जोड़ी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को पटकनी देने के लिए तैयार है, और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अब भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है? तो पहला सवाल तो मैं गजेंद्र सांखला जी से पूछूंगी। और गजेंद्र सांखला जी, दर्शक पूछ रहे हैं कांग्रेस है तो कहां है? आप कह रहे हैं बीजेपी हर वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जी के बारे में बोलती रहती है, लेकिन जनता भी जानती है कि अगर टक्कर है तो वहां योगी और अखिलेश यादव की है, उसमें प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। तो जवाब दीजिए कि यूपी से कांग्रेस का अस्तित्व गायब कहां हो गया? आपको जवाब देने के 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए नाविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 सालों से कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए और उत्तर प्रदेश की एक एक समस्या को करीब से लेकर के उसको सुलझाने के अंदर आम लोगों के साथ खड़े रह करके और उनके सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है और समझ करके जिस तरह से आज बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं की उपस्थिति, बड़ी संख्या के अंदर लोगों का प्रियंका गांधी जी की मीटिंग में उपस्थित होना, अपना भागीदार बनाना, अपना सहयोगी बनाना, इस बात को परिलक्षित करता है कि कांग्रेस वह फिर मजबूती की ओर सक्रिय है और अग्रसर है। चलिए, जनता शायद आपकी बात से सहमत हो ना हो, आपने अपना इस वक्त मत दिया है। जनता है ये मानती है कि नहीं मानती है, ये तो समय बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव, दूसरा सवाल आपसे है, और जाट वोट जिसने आपको पहुंचाया था ऊपर तक उत्तर प्रदेश में 2017 में भी 2019 में भी, उसका जो पूरा पजल है वो अखिलेश यादव ने, वो वही कर रहे हैं जो आपने पिछली बार किया था। वो छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं। आज जयंत चौधरी उनके साथ हैं, आज किसान नेता उनके साथ हैं, आज छोटी पार्टियां, आपके यहाँ से कई ओबीसी नेता चले गए हैं। तो जनता का सवाल है कि क्या आप ये जोड़ी, अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी, और जो किसान आंदोलन से थके हुए और सवाल उठाते हुए किसान हैं, इनके बारे में क्या फॉर्मूला तय किया है, और क्या आप इनके साथ दोबारा अपने दिल के तार जोड़ पाएंगे? आपको जवाब देना है 45 सेकंड। हमारा नाता जो है कभी खत्म ही नहीं हुआ, नया जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जो हो सकता है सपा और आरएलडी को लग रहा होगा कि नेता हमारे साथ है, लेकिन सारी जनता हमारे साथ है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी सरकार के साथ है, योगी सरकार के साथ है। तो इसलिए, और ये जो जोड़ी है, हर चुनाव में नए जोड़ी को लेकर अखिलेश बाबू आते हैं और हर बार हार कर निकल जाते हैं। पहले बार 2017 में इन्होंने एक राहुल और अखिलेश की जोड़ी को कहा कि हम दोनों साथ साथ मिलकर चुनाव जीतेंगे, और क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि आप बिल्कुल साइकिल पंक्चर कर दिया। उसके बाद हाथी पर बैठ गए, वो भी पंक्चर, वो भी चल नहीं पाई। तो अभी जो नया जो गठबंधन है, बिल्कुल इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये केवल मीडिया में चर्चा का विषय है। सारे समुदाय के किसान के वोट, उसमें जाट को भी मैं मिलाता हूं, सभी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि जो किसान के लिए योगी सरकार ने पिछले 5 साल में किया है, जो मोदी जी की सरकार ने तो फिर अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए जयंत चौधरी को न्योता क्यों दे रहे थे अगर जाट आपके साथ हैं? लेकिन सवाल पब्लिक का एक और भी आ रहा है, और ये सवाल खान साहब से है। खान साहब, गाजियाबाद जवाब दे रहा हूं, एक लाइन में जवाब देता हूं। मैडम बस 1 ही मिनट मेरे पास है, प्लीज अगर आप चाहो तो पूछ लो, बाद में बात पूछ लीजिए। एक लाइन में, एक मिनट आ रही हूं आपके पास वापस। राव साहब अभी आ रही हूं आपके पास। गाजियाबाद से पीयूष त्रिपाठी का सवाल है, 5 साल के बीजेपी के कामकाज पर वोट देना चाहिए या फिर वैक्सीनेशन पर गुमराह करने वालों को वोट देना चाहिए? पब्लिक का सवाल है और बड़ा तीखा सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वही कोरोना काल में जो लाशें गंगा में बही हैं उस पर वोट होना चाहिए। कोरोना काल में जो लाशें ढकी गई हैं उस पर वोट होना चाहिए। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उत्तर प्रदेश की जनता को अनाथ छोड़ के पश्चिम बंगाल चले गए थे, उस पर वोट होना चाहिए, बिल्कुल वोट होना चाहिए। और आप समझिए उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ, इस पर भी वोट होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के जो नवयुवक हैं, जब वो रोजगार की बात करते हैं तो उस पर लाठियां भांजी जाती हैं, उस पर भी वोट होना चाहिए। भाई साहब, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि सवाल गाजियाबाद से जो था वो वैक्सीनेशन पर था। कोरोना पर तो वो निपट लेंगे बीजेपी से, लेकिन गुमराह किया वैक्सीनेशन पर, गुमराह किया वैक्सीनेशन पर आपने और आपकी पार्टी ने कह के कि ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है, हम तो ना लगावेंगे भैया। तो उस पर सवाल पूछ रही है, क्यों गुमराह किया? कोरोना से लड़ने का तो एक ही अस्त्र था, और वो अस्त्र था वैक्सीनेशन का। नहीं, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल गुमराह नहीं किया। जब हमारे नेता ने स्टेटमेंट दिया था तो उस वक्त WHO से सर्टिफाइड नहीं था कोवैक्सीन, और बिल्कुल सही था। उसको ये बताइए कि क्या वो टीका लगा करके आप विदेशों में जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, अप्रूव्ड नहीं था। इसलिए उस वक्त का स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट था। उस वक्त का स्टेटमेंट दुरुस्त स्टेटमेंट था जी। नरसिम्हा राव जी, दुरुस्त स्टेटमेंट था क्या? इससे वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं हुई और आज तक कोई ब्यौरा भी नहीं दिया कि वैक्सीनेशन लगी या नहीं लगी? नहीं, सबसे पहले इसके लिए आज कम से कम आज जनता के बीच जब अखिलेश जा रहे हैं, उनको प्रदेश की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज कोरोना से, ओमिक्रॉन से देश की जनता बची। इसका प्रमुख कारण 165 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना एक प्रमुख कारण है। और ऐसे वैक्सीनेशन ड्राइव को किसी न किसी प्रकार इसको बदनाम करने की जो अखिलेश यादव की जो साजिश है, उस साजिश के लिए उनको देश की जनता से, प्रदेश की जनता से आज भी माफी मांगनी चाहिए और खुलासा कहना चाहिए कि उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया। और ऐसे प्रदेश में जहां हेल्थ सिस्टम की काफी कमजोरी रही पहले से, यहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वैक्सीनेशन की, तो इसको बढ़ावा देने के बजाय अखिलेश ने प्रदेश की जनता की जान को जोखिम में डालने की साजिश किया है। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये पूरे देश ने मान लिया, पूरे विश्व ने माना, हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे तेजी से चलने वाला वैक्सीनेशन ड्राइव है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन होने वाले देशों में हम सबसे ऊपर के नंबर में है। तो आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कई चुनाव नजदीक से देखे हैं, और मैं पूछना चाहती हूँ, सब कह रहे हैं कि ये 2 हॉर्स रेस है, इसमें बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, लेकिन इसमें एक नया एंगल है इस चुनाव में, और वो एंगल है वर्चुअल रैलीज का। आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बहुत बड़ा रामबाण है बीजेपी के पास, और वो इलेक्शन और चुनाव का जो मूड है पलट सकते हैं, एक अकेले नेता हैं इस देश में। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वर्चुअल रैलीज में ये पॉसिबल होगा? क्या वर्चुअल रैलीज भी एक फैक्टर होगा इस चुनाव में?
क्योंकि लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में बोलना, इससे फर्क पड़ता है या वर्चुअल रैली से वही माहौल बनता है? इस पर आपका क्या कहना है? नाविका, सबसे पहले तो मैं जीवेल नरसिम्हा राव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014 के पहले यही लोग मेरी तारीफ करते थे, बहुत खुल के तारीफ करते थे। इनके बड़े बड़े नेता हमारे पैनल में आते तो खूब जम के तारीफ करते थे, आप तो बिल्कुल सरकार की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो अगर आज ये हमारी ऐसी तैसी करें, इसका मतलब ये कि मेरी निष्पक्षता तब भी वैसी थी। आज भी बहुत बहुत शुक्रिया नरसिम्हा राव जी आपका मेरी तारीफ करने के लिए, मेरी पत्रकारिता की तारीफ करने की। दूसरी बात, देखिए, वर्चुअल रैली से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना उस वर्चुअल रैली से अखिलेश यादव को फायदा होने वाला, ना उस वर्चुअल रैली से दरअसल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। उसका कारण बहुत स्पष्ट, क्योंकि ये चुनाव आज शुरू नहीं हुआ, ये चुनाव पिछले 3-4 महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जम के प्रचार कर रही थी और उनके बड़े नेता प्रचार कर रहे थे, अखिलेश यादव भी जम के प्रचार कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी लगातार जुड़ी हुई थी। हाँ, मायावती जरूर इस सीन से गायब थी, इसलिए जो वहां का जनमानस है वो सिर्फ इसलिए अपना मानस नहीं बना पाएगा क्योंकि वहां पर रैलियां नहीं हो रही। मैं इस थियरी से बिल्कुल करता नहीं। दूसरी बात, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है और जो स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है, उसमें आप रैली करें ना करें, जनता तक पार्टियों की अपनी बात पहुंच रही है और उन तक कम्युनिकेट भी हो रही है। वो अपना मानस कैसे बनाते हैं, ये एक दूसरे तरीके का सवाल। तीसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में ये कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा हो कि वो डेवलपमेंट के उस पर हो। लोग 2012 से 17 और 17 से 22 के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उस पर बहस करें। मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर बहस करेगी तो शायद जनता को के प्रति वो ईमानदार हो पाएगी। अगर वो अब्बाजान, जिन्ना और दंगाई, बदला, मुजफ्फरनगर अगर इस पर बात करेगी तो फिर ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब तक जिन्ना और पाकिस्तान किसने उठाया था? क्या बीजेपी ने उठाया था? अब तक विकास की बात या कानून व्यवस्था की बात किसने उठाई थी? बीजेपी ने उठाई थी। तो अब तक कोई राम, कोई चीजें नहीं उठाई। अगर हिंदुत्व करते तो ये कहते कि ये हिंदुत्व कर रहे हैं, और अब नहीं कर रहे और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है कि बीजेपी से प्रॉब्लम है? नविका जी, एक मैं वाकया याद दिलाता हूं। जब कैराना में स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने करीब 350 परिवारों की सूची बनाई थी और कहा कि ये गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पलायन हो रहा है। अब संयोगवश वो गुंडा जो था उस वक्त तो मुसलमान था। अब तरीका ये होना चाहिए था कि अखिलेश यादव जाते और कहते कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझसे बड़ा गुंडा कैसे कोई इस प्रदेश में हो सकता है, और उस गुंडे को किनारे कर देते और जो भी लोग थे वहां वो कहते कि ये कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन किया क्या? उसको न तो कोई सजा हुई, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। बहुत से परिवार पलायन कर गए। सूची कितनी ठीक कितनी गलत, इस पर बहस होती रही। और अब योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उसी घर में चाय पी के चले आते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी, जो लंबे समय से जिसको कहा जाता रहा कि ब्रैकेट में बंधी पार्टी है, उसने ये जो तथाकथित सेकुलर राजनीति थी उसको पलटी मारना सीख लिया है। तो आप उसको कम्युनल कहते रहिए, जनता तो देख रही कि राम मंदिर बन रहा है, जनता तो देख रही कि विश्वनाथ धाम बन गया, और जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन थी वो एक्सप्रेस वे प्रदेश कह रही थी। जिन्ना कहां आया था? जिन्ना अखिलेश यादव के बयान में आया था। पाकिस्तान हमारा रियल दुश्मन नहीं है, ये किसने कहा था? ये अखिलेश यादव ने। ऐसे कह कैसे सकते हैं? खैर, पाकिस्तान इस वक्त आज जनवरी का आखिरी दिन है। 31 जनवरी को हम बात कर रहे हैं और 10 फरवरी को पहला राउंड है चुनाव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बस 10 दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस वक्त बस 2 हॉर्स रेस कहा जा रहा है। क्या यह सही होगा उत्तर प्रदेश के लिए कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी है? क्या मायावती और बीएसपी को कोई वोट नहीं पड़ेगा? क्या कांग्रेस कुछ वोट नहीं ले जाएगी? क्या तमाम बाकी जो पार्टियां हैं, खास करके एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो कहीं ना कहीं हक के लिए लड़ रही हैं, कह रही हैं कि सबने हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, किसी ने हमारा हक नहीं दिया। ये तमाम बातें जो हैं ये शायद एक सस्पेंस है
और ये पता चलेगा, हम जितना भी विश्लेषण कर लें, जितने भी ओपिनियन पोल करें, ये अल्टीमेटली हमें पता चलेगा 10 मार्च को कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया और किस तरफ अपने वोट डाले। क्योंकि ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। ये आज नहीं देख रही, ये 5 सालों से देख रही है। और जब ये मन बता देती है तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ ईवीएम के ज़रिए पता चलता है। और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता अगर समझे कि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना लेगा, तो शायद पब्लिक उनको हक्का बक्का करने का गुर्दा भी रखती है, इख्तियार भी रखती है। तो देखते रहिए, क्योंकि ये खेल अभी जारी है, कुश्ती का दौर अभी चल रहा है। पहला वोट पड़ेगा 10 फरवरी को, पर तब तक जंग जारी रहेगी और दोनों तरफ से उस तरह के दृश्य भी आते रहेंगे। कोई पैर छुएगा, कोई शिष्टाचार करेगा। क्या यही शिष्टाचार बना रहेगा चुनाव के बाद भी? ये है पब्लिक के देखने की बात। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत, पर जाइएगा मत, एक गिलास पानी पी लीजिए। मैं लेकर आ रही हूं न्यूज़ की पाठशाला और आज होगी बजट की क्लास। जरूर जुड़िएगा। सरल बजट कैसे समझते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे।